स्वयंवर। सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, स्वयंवर? कैसा और किसका स्वयंवर? मिसेस यामिनी गिल इस वक्त कंफ्यूज हो गई थी। सीमा बुआ जी ने सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, भाभी, इसमें ना समझने जैसा क्या है? बात साफ है, शनाया का स्वयंवर। शनाया खूबसूरत है, बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी है। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। वो उसे क्या कहते हैं? हाँ, शनाया एक परफेक्ट पैकेज है। कोई भी उससे शादी करने के लिए एक पैर पर भी तैयार हो जाएगा। सीमा बुआ जी के इतने शातिर और चालाक दिमाग को जानकर यामिनी गिल दंग रह गई थी। उन्होंने ना में अपना सर हिलाते हुए सीमा बुआ जी से कहा, सीमा दीदी, शनाया ऐसी दकियानूसी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी और कभी भी घर पर लौट कर नहीं आएगी। मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, भाभी, तो फिर आप किस काम में आएंगी? अब अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लोमड़ी जैसी चालाक ननद से घबराहट होने लगी थी। जान की बाजी लगाने का क्या मतलब था? मिसेस यामिनी गिल ने हकलाते हुए कहा, सीमा दीदी, जान की बाजी लगाने का क्या मतलब है? मिसेस यामिनी गिल को ऐसे डरते हुए देखकर सीमा बुआ जी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए बोली, भाभी, स्वयंवर के दौरान जो भी लड़का आप अपने दामाद के तौर पर पसंद करेंगी, उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो शनाया को उस लड़के के साथ जाना ही होगा। और अगर शनाया ऐसा करने से मना करती है तो आपको अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। आपकी बेटी आपसे इतना प्यार तो करती है कि आपको जेल जाने से बचा ही लेगी। अब मिसेस यामिनी गिल का चेहरा जम गया था। इनडायरेक्टली ये औरत शनाया को बेचने की बात कर रही थी और वो भी इस कीमत पर कि मिसेस यामिनी गिल को जेल जाना पड़े। कुछ देर तक अपनी ननद की कही बात को प्रोसेस करने के बाद आखिरकार मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस लौटी। उन्होंने बिना ज्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही फर्म अंदाज से अपनी चालाक ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो ना ही मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी को किसी चीज की तरह समझती थी और ना ही वो किसी बेवकूफ और लालची औरत के कहने पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों की तरह आहान आज भी रूपल और शनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। फ्रूट जूस, शनाया के पसंद की इडली और चटनी के साथ ही आहान ने रूपल के लिए फ्रेंच टोस्ट बना दिया था। जब आहान किचन से सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था, सीढ़ियों से शनाया ने उसे देखा। शनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा था, तो शनाया के दिल में नरमी छा गई। दूर से ही आहान को देखते हुए शनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन में कहा, आहान बहुत परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट। पता नहीं ये बात समझने में मुझे इतनी देर क्यों लगी। पता नहीं मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। आहान ने इस वक्त एक नॉर्मल सी मरून रंग की टी शर्ट और सफेद रंग के पैंट्स पहने हुए थे। उसकी 6 फीट की हाइट, सुपर टोन बॉडी और गहरी आंखें देखते हुए शनाया कितनी देर तक वहीं खड़ी रही उसे भी पता नहीं चला। एकदम से शनाया का ध्यान आहान के चेहरे पर गया और वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। शनाया ने ध्यान से आहान की नाक को देखते हुए अपने आप से ही कहा, क्या आहान की नाक इतनी क्यूट है? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एकदम लंबी और सीधी। जब आहान की नाक को साइड से देखा जाए तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन जब सामने से देखा जाए तो आहान बहुत सीरियस लगता है। उफ यार, मेरा हबी इतना हैंडसम क्यों है? आहान सच में एक एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है। मॉडल ही नहीं, आहान बॉलीवुड का एक जाना माना एक्टर भी बन सकता है। जब शनाया आहान को देखते हुए मन ही मन में उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, पीछे से रूपल भी आ गई। जब उसने देखा कि 15 मिनट पहले नीचे आई शनाया अभी भी यहीं खड़ी थी, तो वो कंफ्यूज हो गई। रूपल ने फिर शनाया की नजरों को फॉलो किया और देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आहान को देख रही थी। और इतना ही नहीं, शनाया अकेले में ही स्माइल भी कर रही थी। ये सिचुएशन देखकर रूपल का मुंह बन गया। उसने 1-2 बार धीरे से शनाया का नाम पुकारा, लेकिन शनाया का ध्यान तो कहीं और ही था।
अब रूपल का पेशेंस खत्म हो गया और उसने शनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, शनाया, क्या तुम ठीक हो? ये क्या चल रहा है? एकदम से किसी के छूने से शनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल, क्या कर रहे हो यार? मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। रूपल ने जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही ये बात सुनी, वो अपना सर पीटने लगी। रूपल ने फिर शनाया से कहा, डार्लिंग, हार्ट अटैक तो मुझे आ गया है ये देख के कि तुम अपने ही हस्बैंड को ताड़ रही हो, और वो भी ऐसे छिपकर, मानो वो तुम्हारा नहीं किसी और का हस्बैंड हो। रूपल की कही बात सुनकर शनाया ने अपनी नाक सिकुड़ ली। उसने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो यार? ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहान को देख रही थी, और मुझे छिपने की क्या जरूरत है? चलो नीचे। ताड़ना नहीं, देखना कहते हैं। और ये जो तुम लाल हुई जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लश करना कहती हूँ। शनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान ने अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व कर लिया था। जब शनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया था, तो वो आहान से बोली, आहान, तुम कुकिंग में हर दिन के साथ पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। जब आहान ने देखा कि शनाया उसके काम से खुश हो गई थी, तो वो मुस्कुराने लगा। आखिरकार वो ये सब अपनी बीवी की खुशी के लिए ही तो करता था। आहान शनाया से कुछ कह पाता, इससे पहले ही रूपल ने उसे इंटरप्ट कर दिया। उसने आहान की तरफ देखकर इम्प्रेस लगते हुए कहा, हाँ आहान, शनाया सही कह रही है। तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गया। आहान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या शनाया की ये नकचड़ी दोस्त, जिसने हमेशा से आहान से नफरत की थी, क्या वो आहान की तारीफ कर सकती थी? क्या आज सूरज उल्टी दिशा से निकला हुआ है? एक बार के लिए कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये चुड़ैल मेरी तारीफ नहीं कर सकती। अब जरूर कुछ उल्टा कहेगी, मैं जानता हूँ। आहान ने मन ही मन में कहा। जब शनाया ने देखा कि फाइनली रूपल आहान के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी थी, वो खुश हो गई। लेकिन बेचारी शनाया को कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। जैसा कि आहान ने अंदाजा लगाया था, रूपल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे आहान, अब जब मैं इंडिया लौटी हूँ तो मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढ लूं। मैं उससे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई मेड मिली ही नहीं। क्यों ना तुम ही मेरे घर पर जॉब कर लो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी, और साथ ही तुम यहाँ रह भी सकते हो। इसी बहाने शनाया और मैं भी पहले की तरह सब कुछ साथ में करेंगे। रूपल ने आहान को ये जॉब ऑफर इतनी सच्ची स्माइल से दिया था कि शायद ही कोई समझ पाता कि उसके असल इरादे क्या थे। आहान ने जैसे ही रूपल की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा, मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे अपने घर का काम वाला बनाना चाहती है। ऊपर से इस रूपल के तो मेरी ही बीवी पर हक भी जमाने का मास्टर प्लान भी तैयार है, सिर्फ क्योंकि शनाया यहाँ पर बैठी है, वरना मैं इस रूपल के मुंह पर ये गरम कॉफी फेंक देता। आहान की फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में साफ थी। अगले ही पल रूपल ने इस तरह कॉफी का कप उठाया, मानो वो आहान के दिल में चल रही सारी बातें सुन रही थी और अब आहान को चुनौती भी दे रही थी। जब शनाया ने देखा कि अब ये दोनों एक बार फिर से शुरू होने वाले थे, तो उसने गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान, क्या तुम प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आओगे? आहान ने शनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहां से चला गया, शनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल, तुम आहान से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली बार से ऐसा मत कहना। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा? तुम उसे आगे से हर्ट नहीं कर सकती, समझ गई? शनाया की डांट सुनकर रूपल ने मुंह बनाकर उससे कहा, क्या तुम इतने सालों की दोस्ती के ऊपर उस बेवकूफ आहान को चुन रही हो? शनाया ने रूपल के सवाल को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी जगह से उठ गई। फिर शनाया ने किचन की तरफ जाते हुए रूपल से कहा, तुमने सही पहचाना। अब आगे से ख्याल रखना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया।
जैसे ही रूपल ने उसे टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से ही कहा, आहान को वो ऑफर तो मैंने बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है वो खाना बनाने में सच में एक्सपर्ट है। थोड़ी देर बाद आहान से फिर पूछती हूँ, शायद मेरे घर पे काम करने के लिए मान जाए। रूपल के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए शनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। शनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आहान, मैंने रूपल को समझा दिया है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आहान ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, बस एक स्माइल के साथ शनाया को देखने लगा। जब शनाया ने देखा कि आहान उसे पल के झपकाए बिना देख रहा था, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? आहान का सवाल सुनकर शनाया और जोर से हंसने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद शनाया ने आहान के कान के करीब जाकर कहा, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं, क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? शनाया की कही ये बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ही वक्त पर नर्वस भी हो रहा था और शर्मा भी रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और हाथ पकड़े ब्रेड को शनाया को देकर कहा, मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है? और पता नहीं आप ये सब नई चीजें कहाँ से सीख रही हैं? जब शनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो ना, इसे ब्लश करना कहते हैं। जब शनाया आहान को ऐसे चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से है। क्या शनाया आहान को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी? सीमा बुआ जी का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपना फैसला बदलने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। ये लड़की तो गई काम से, मेरी ही लाइंस यूज करके अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब रूपल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधे किचन के अंदर गई और आहान और शनाया को इनडायरेक्ट अंदाज में ताना मारते हुए बोली, पता नहीं लोग ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन घर की 4 दीवारों में क्यों करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ कपल्स का पता है जो अपनी रोमांटिक फोटोज को पोस्ट करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, पैसा भी कमाना हो जाएगा और मेरी जैसे बाकी लोगों को इरिटेट भी नहीं होगा। रूपल के इस टॉन्ट को सुनकर शनाया ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया। तभी आहान ने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल है जो अपनी फोटोज पोस्ट करके बहुत फेमस हो सकते हैं? शनाया, जरूर हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा इस पर क्या कहना है रूपल? जैसे ही रूपल ने आहान की कही ये बात सुनी, उस बेचारी की बोलती ही बंद हो गई। रूपल ने इरिटेट होकर अपने आप से ही कहा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था। ये आहान को ज्यादा ही दिमाग और मुंह चलाने लगा है। रूपल ने दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर आहान और शनाया फिर से हंसने लगे। शनाया ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो स्मार्ट होने लगे हो आहान, लगता है ये सब मुझे ताड़ने का नतीजा है। अपनी बीवी की ऐसी फ्लर्टी बात सुनने के बाद आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। जब सीमा बुआ जी ने इनडायरेक्टली शनाया का सौदा करने की एडवाइस मिसेस यामिनी गिल को दे दी, उन्होंने अपनी ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अगर वो आसानी से मान जाती तो क्या उन्हें सीमा बुआ जी कहा जा सकता था? उन्होंने बहुत ही बॉसी अंदाज में मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, कहीं आप इस खुशफहमी में तो नहीं है कि मैं आपसे स्वयंवर के बारे में पूछ रही थी? मैं आपको बता रही थी, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और वैसे भी ये आपका आखिरी मौका है। आपको शनाया के लिए अच्छा लड़का भी मिल जाएगा जो स्टेटस में, औकात में हमारे गिल परिवार के बराबर का हो। जिंदगी सुधर जाएगी शनाया की। देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हैं तो अच्छा है, वरना आपको भी पता है कि मनोज शर्मा। सीमा बुआ जी ने जानबूझकर अपनी बात को आधे में छोड़ दिया। मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लालची ननद की धमकियों की आदत हो गई थी, लेकिन वो इस बात से मुकरना नहीं चाहती थी कि सीमा बुआ जी की कही बात में पॉइंट तो था। अगर ऐसा हो पाता तो दोनों तरफ से मिसेस यामिनी गिल की जीत ही थी। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मिसेस यामिनी गिल एक तीर से 2 निशाने साध सकती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रिस्क था। क्या होता अगर शनाया वहां आने से मना कर देती?
मिसेस यामिनी गिल ने वो सवाल अपनी ननद से करते हुए कहा। सीमा दीदी, अगर शनाया नहीं आई तो? सीमा बुआ जी ने फिर अपनी यामिनी भाभी से कहा। आप भी ना भाभी बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैंने कहा ना सब कुछ सही से हो जाएगा। आप ही सोचिए, एक तरफ शनाया का निकम्मा पति जिसने शनाया को जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ शनाया की मॉम जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा। कोई भी बता सकता है कि शनाया आप ही को चुनेगी और आपके जेल जाने के डर से भागी चली आएगी। सीमा बुआ जी की बातें इतनी असरदार थी कि मिसेस यामिनी गिल के कानों में एक के बाद एक गूंज रही थी। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और अपना मन पक्का कर लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल की आंखों में डर था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। जब सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की हामी को जाना, उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने खुशी की झलक के साथ मन ही मन में कहा, हाँ, ये मेरी बेइज्जती का बदला है। तुमने मेरे बेटे रतन को चोट पहुंचाई, मुझे सड़क पर भीड़ में जिल्लत का शिकार बनाया, और इतना ही नहीं, पुलिस में ले जाने की धमकी भी दी। इस सब का चुन चुन के बदला मैं तुमसे लूंगी। 2 साल बाद इस घर में लौटने पर मैंने देखा कि तुम्हारी जैसे चालाक और होशियार लड़के की एक ही कमजोरी है, शनाया। और कमजोरियों का फायदा उठाने में तो सीमा बड़ी महारत रखती है। अब बस देखते जाओ कि शनाया के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआ जी का प्लान तैयार था। एक बार किसी अमीर आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो उनकी किस्मत का ताला अपने आप खुलने वाला था। अपनी मॉम को मजबूर देखकर शनाया किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आहान को सीमा बुआ जी धक्के मारकर इस परिवार से बाहर निकालती। शनाया के पास वो सब होते हुए देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जैसे ही सब ठीक हो जाता है और शनाया किसी रईस खानदान की बहू बन जाती है, सीमा बुआ जी मिसेस यामिनी गिल से हर छोटा बड़ा मौका देखकर पैसे ऐंठती। इस तरह सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल और शनाया को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाने का प्लान बना रखा था, और उस प्लान का पहला कदम उठा लिया गया था। जैसा कि सीमा बुआ जी ने उनसे कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने दोपहर तक अपनी कुछ दोस्तों को आहान और शनाया के अलग होने का बता दिया। ये मिसेस यामिनी गिल की वो फ्रेंड्स थी जिनके सोशल सर्कल में पूरा शिमला शहर शामिल था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक ये खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क सड़क पर हर कोने में बस इसी बात के चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि एक डेली न्यूज़पेपर ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ये खबर तफसील से लिखी हुई थी। यहाँ तक कि इस आर्टिकल की हेडलाइन हर एक रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। हेडलाइन कुछ इस तरह थी, गरीब दामाद का अमीर खानदान से निकाले जाने का सफर। इस आर्टिकल में गिल परिवार का बैकग्राउंड बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था और शनाया के हाल ही में बनी हुई पहचान आर्टिकल का एसेंस थी। आखिरकार शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड जो थी, इसलिए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, यश मेहरा और रायजादा परिवार के नए और अनरिवील्ड वारिस के बारे में भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। वैसे तो पूरा आर्टिकल आहान के ही बारे में था, लेकिन शिमला डेली ने आहान की बुराई करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ही नहीं, आहान के कुछ फोटोज भी आर्टिकल के साथ अटैच किए हुए थे जिनमें वो अपने मिडिल क्लास और सीधे सादे अपीयरेंस में नजर आ रहा था। और इससे पूरे अपोजिट शनाया के जो फोटोज अटैच किए हुए थे उनमें शनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड कपड़े, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ऑरा और साथ ही खूबसूरत लुक्स के साथ शनाया की ब्यूटी को इस तरह डिस्प्ले किया गया था मानो शनाया किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मिसेस यामिनी गिल ने खुद लिखा हुआ था
और वो सारे फोटोज भी शिमला डेली न्यूज़पेपर तक उन्होंने ही पहुंचाए थे। तभी तो उस आर्टिकल में 3 साल तक आहान का गिल परिवार में घर जमाई के तौर पर रहना, किसी के काम ना आना, शनाया की जिल्लत की वजह बनना और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक महंगी कार दिलवाने के लिए शनाया को फंसाना, ये सब छोटी सी छोटी डिटेल के साथ लिखा गया था। ये सब करने के पीछे मिसेस यामिनी गिल का इरादा साफ था। वो आहान को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल का ये मानना था कि लोगों में जितनी आहान की इमेज गिरेगी, उतना ही उन सब के दिल में शनाया के लिए हमदर्दी बढ़ेगी। लोग आहान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उस सारे गॉसिप को सुनकर शनाया खुद ही आहान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। और इस बार मिसेस यामिनी गिल का ये फुल प्रूफ प्लान कामयाब हो गया था। शिमला डेली के उस ऑनलाइन आर्टिकल को हजारों व्यूज मिल गए थे। इतने सारे व्यूज ने शिमला डेली का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस मोमेंट पर पूरे शिमला शहर में हर कोई गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई आहान का नाम अच्छे से जानता था। लोग कमेंट्स में आहान के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा, ऐसे होपलेस और निकम्मे लोगों को मर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। किसी और ने आहान की चालाकी की बुराई करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, इस एक आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी ही बीवी को फंसाने की जरूरत है? ये आहान तो सच में निकम्मा है। किसी और ने शनाया के लिए सिंपैथी के साथ कहा, अफसोस की बात तो ये है कि शनाया गिल जैसे क्रश मटेरियल लड़की को 3 साल पहले एक घोड़े के डिब्बे के साथ शादी करनी पड़ी। तो किसी और ने शनाया के लिए प्रे करते हुए लिखा, मैं तो भगवान से इतना मानती हूँ कि शनाया गिल जैसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके लायक हो। देखो, मैं सोचती हूँ कि शनाया गिल एक सेकंड चांस डिजर्व करती है। अगर मैं उस निकम्मे घर जमाई आहान की जगह होती तो खुद ही शर्म के मारे गिल परिवार छोड़कर चली जाती। लेकिन हर कोई मेरी तरह खुददार नहीं होता ना। इस दुनिया में आहान की तरह बेशरम लोगों की कमी नहीं है। आहान की बहुत बुराई हो रही थी। खास करके सारे मर्द इस बात से नाराज थे कि शनाया जैसी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था। हर उम्र के लोगों की जबान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और शनाया का जिक्र हो रहा था। आज तो बाजार में भी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बात कर रहे थे। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, एक सिक्के के 2 चेहरे होते। मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन सब बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। ये हर किसी के नसीब की बात है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शादी के पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो किसी ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अगर प्रॉब्लम थी तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं नजर आया? अब जब शनाया गिल ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया है और थोड़ी पॉपुलर हो गई है तो उसे अपने पति की शर्म आने लगी है। अमीर लोग तो अपने लाइफ पार्टनर्स को भी कपड़ों की तरह बदलते हैं। लानत है ऐसी अमीरी पर। तो किसी और ने आहान की सिचुएशन को जस्टिफाई करते हुए कहा, मुझे तो वो आहान एक अच्छा लड़का लग रहा है। अगर वो कोई चालाक और शातिर पति होता तो गिल परिवार का नाम इस्तेमाल करके अब तक बहुत पैसे कमा चुका होता। लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली और जिस हालत में था उसी में जीता रहा। लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या गिल परिवार का किसी बेचारे लड़के को ऐसे घर से निकाल देना गलत बात नहीं है? अमीर लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को किसी कचरे की तरह ही समझते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आहान की शक्ल में हम सबके सामने है। इस तरह की कई बातें अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट 2 टीम्स में बट गया। अब ये देखना था कि कौन सी टीम की जीत होगी। क्या सीमा बुआजी और मिसेस यामिनी गिल अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगी? क्या होगा जब आहान और शनाया को इस सब का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। बातों को सुनने के बाद आहान ऑफिस चला गया। कुछ देर बैंक के काम करने के बाद लंच ब्रेक में आहान को थोड़ा वक्त मिला। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। आहान उसी काम में लगा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल को उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम,
मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किया है। मैं थोड़ी ही देर में आपको वापस कॉल करता हूँ। अपनी ये बात कहकर आहान कॉल काटने ही वाला था कि उसे फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम की आवाज आई। उन्होंने आहान से कहा, यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली नाम के न्यूज़पेपर के बारे में पता है? आहान ने जब ये सवाल सुना तो कंफ्यूज हो गया। शिमला डेली का जिक्र आहान के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने सवालिया अंदाज में मिस्टर विक्रम से कहा, शिमला डेली? आहान पिछले 3 दिनों से रूपल और शनाया के साथ इतना सारा वक्त बिता रहा था कि उसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आहान को बाहर क्या हो रहा है इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आहान को पूरा मामला तफसील से बता दिया। जब वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे, मिस्टर विक्रम ने आहान को उस ऑनलाइन वेबसाइट में पब्लिश हुए आर्टिकल की लिंक भी शेयर कर दी। आर्टिकल में लिखी हुई डिटेल्स, अटैच की हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये जरूर किसी अंदर के लोगों में से किसी का काम होगा। इस बारे में सोचते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मॉम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं कि ये तमाशा कितनी दूर तक जाता है। जब आहान इस सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम ने आहान से कहा, यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है। हमें जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। यंग मास्टर, आपने क्या सोचा है? हमें इस सबको कैसे ठीक करना चाहिए? मिस्टर विक्रम का कंसर्न अपनी जगह पर सही था। आहान की खामोशी को देखते हुए मिस्टर विक्रम ने अपने बॉस से माफी मांगते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे लापरवाह होने की वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैं सच में अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मिस्टर विक्रम अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर और ईमानदार थे। उन्होंने इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन आहान उन लोगों में से नहीं था जो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और को ब्लेम करता। उसने मिस्टर विक्रम से जेन्युइन अंदाज में कहा, विक्रम जी, आपको इन सब से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मिसेस यामिनी गिल का किया धरा है। आहान को इस सब से वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान ने इस सबको जरूरत से ज्यादा माइंड नहीं किया। जब मिस्टर विक्रम ने देखा कि उनका ये नया बॉस आहान बाकी अमीर, बिगड़े हुए और नखरे लोगों से अलग था, तो उन्हें हैरानी हुई। आहान इस सिचुएशन में भी बहुत शांत था। इसलिए मिस्टर विक्रम ने मन बना लिया कि इस मामले को अब वो और भी ज्यादा सीरियसली सॉर्ट करेंगे। मिस्टर विक्रम फिर बोले, यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को खरीद लेता हूँ। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को भी मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। मैं किसी को कहकर उसे भी अच्छे से कंट्रोल करवाता हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं कार्तिक कोहली के आदमियों को हायर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक भी सिखवाता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए मिस्टर विक्रम की आंखों में एक बेरहमी भरी नफरत की झलक उतर आई। अपने बॉस को तंग करने वाले लोगों के लिए मिस्टर विक्रम मौत का इंतजाम करने के लिए भी तैयार थे। मिस्टर विक्रम के दिमाग में तो मिसेस यामिनी गिल को भी उनकी सही जगह दिखाने का प्लान तैयार था, लेकिन उन्होंने इसलिए खामोश रहना सही समझा क्योंकि मिसेस यामिनी गिल शनाया की मॉम थी और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाली डील के समय मिस्टर विक्रम देख चुके थे कि शनाया उनके बॉस की बॉटम लाइन थी। अगर शनाया को कुछ भी हो जाता तो उनके यंग मास्टर आहान इस दुनिया को तबाह कर सके इतना गुस्सा हो सकते थे। जब आहान ने मिस्टर विक्रम का ये रिवेंज प्लान सुना तो उसने तुरंत मना करते हुए उनसे कहा, बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को खरीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बस अपना काम किया है। न्यूज पब्लिश करके ही उन लोगों का घर चलता है। उन्हें छोड़ दीजिए। वो इतने नैरो माइंडेड लोगों में से नहीं था जो ऐसे आर्टिकल के लिए किसी की जान ही ले लेता। आगे जाकर ऐसे हजारों न्यूज़पेपर और चीफ एडिटर रायजादा एम्पायर के नए वारिस के बारे में लिखने वाले थे। क्या आहान हर दूसरे आदमी की जान लेता फिरता? और अगर उन्होंने शिमला डेली जैसा न्यूज़पेपर ब्रांड खरीद लिया होता तो उसकी पहचान बाहर आ जाती, जो अभी आहान के प्लान का हिस्सा नहीं था। जब मिस्टर विक्रम ने आहान की बात सुनी तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा।
और हामी भरते हुए बोले, ठीक है यंग मास्टर। मिस्टर विक्रम को आहान एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान लगता था। अगर उसने कोई फैसला किया था, इसका मतलब जरूर इस सब के पीछे आहान का कोई सीरियस थॉट होगा। ये मिस्टर विक्रम समझ चुके थे। आहान ने फिर सबसे जरूरी बात पर आते हुए कहा, विक्रम जी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या अब तक रिजॉर्ट बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है? आहान मिस्टर विक्रम से सिर्फ काम के बारे में बात करना चाहता था। मिस्टर विक्रम ने आहान को नए प्रोजेक्ट का फॉलोअप देते हुए कहा, यंग मास्टर, रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और कार्तिक कोहली यूरोप से कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर कर चुका है। मैंने भी एक बार अपने एंड से चेक किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा अंदाजा है अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आहान इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। आहान ने फिर मिस्टर विक्रम से कहा, विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप पहले मुझे उस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहता। आहान ने वैसे तो सच कहा था, मगर असल बात तो ये थी कि आहान को अभी तक मिस्टर विक्रम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मिस्टर विक्रम कई सालों से आहान के पापा आदित्य रायजादा के लिए काम करते आए थे, और आहान के पापा आदित्य रायजादा ने ही मिस्टर विक्रम को आहान के साथ काम करने के लिए भेजा था। आहान भले ही एक बार के लिए मिस्टर विक्रम पर यकीन कर सकता था, लेकिन रही बात उसके पापा की, तो आहान चाहकर भी बेफिक्र नहीं हो सकता था, और यही वजह थी कि आहान को सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना था। मिस्टर विक्रम को आहान की बात के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा, और उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी एप्पल वाइनरी में रोहन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। जिस तरह का एक्साइटिंग और फन लविंग नेचर रोहन का था, वो बेफिक्र होकर टीवी पर कार्टून देख रहा था। रोहन जिस सोफे पर बैठा हुआ था, उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। उस लड़की ने ध्यान से अपने बॉस की तरफ देखा और अपने आप से ही बोली, मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जहां एक तरफ ये लड़की, जो कि अभी अभी रोहन की सेक्रेटरी बनी थी, उसे अपने नसीब पर नाज हो रहा था। सच तो ये था कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा, उसे एकदम से रूपल की याद आ गई थी, क्योंकि ये नई लड़की कुछ रूपल के जैसी दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। लेकिन उस लड़की को जॉब पर रखने के बाद रोहन रूपल से मिलने उसके घर चला गया था। रोहन का फैमिली बिजनेस काफी बड़ा था। रोहन की फैमिली वाइन के बिजनेस में थी, और वो लोग काफी अमीर और फेमस भी थे। पिछले कुछ दिन बहुत शराब पीकर गम मनाने के बाद रोहन ने सोचा कि कंपनी जाने से बेहतर होगा कि वो वाइनरी मतलब वाइन की फैक्ट्री में आकर अपना टाइम स्पेंड करे। बहुत देर तक कार्टून देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक गिलास फ्रूट जूस ले आओ। आखिरकार रोहन की नई सेक्रेटरी को काम मिला था। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉस की बात पर हामी भरी और कैंटीन में जाकर एक ग्लास ताजा फ्रूट जूस लेकर आ गई। जो लड़की अब तक अपने गुड लक का शुक्रिया करते हुए नहीं थक रही थी, जल्दी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। जैसे ही नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूट जूस का ग्लास पकड़कर रोहन के सामने गई, रोहन की नजर उस पर पड़ी। एकदम से जो रोहन अब तक कार्टून देखकर हंस रहा था, उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। रोहन को अब रूपल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था, उसे आहान याद आ जाता था। वो ढीठ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। जैसे ही रोहन को आहान का वो रौबीला और कॉन्फिडेंस भरा चेहरा याद आया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वो नई सेक्रेटरी घबरा गई। उसे जब रखा गया था
तब उसे अपना ये बॉस बहुत हैंडसम होने के साथ ही खुश मिजाज और फ्रेंडली भी लगा था। लेकिन रोहन की इस हरकत ने उस नई सेक्रेटरी को डरा दिया। वो बेचारी इतनी घबरा गई थी कि कभी भी रोना शुरू कर देती। लेकिन फिर भी उस नई सेक्रेटरी ने बहुत हिम्मत करके अपने बॉस से सवाल करते हुए कहा, सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने क्या किया? वो लड़की अपनी जॉब को तो बचाना ही चाहती थी, लेकिन वो ये जानना भी जरूरी समझती थी कि आखिर उसके बॉस को किस बात से गुस्सा आया था। लेकिन रोहन के गुस्से होने की वजह ना ही वो लड़की थी और ना ही उसने की हुई कोई गलती। रोहन को तो कुछ और ही परेशान कर रहा था, लेकिन वो इस बारे में किसी को कैसे बता सकता था? आफ्टर ऑल, जिस लड़की को सारे शिमला में हाई क्लास, हैंडसम और डिजायरेबल समझा जाता था, जिसे सारी लड़कियां पसंद करती थी और उसके अटेंशन के लिए तरसती थी, उसी रोहन को उसकी खुद की फियांसे उसे धोखा दे रही थी। जैसे ही रोहन को वो सब याद आया, उसने चिल्लाकर अपनी नई सेक्रेटरी से कहा, निकलो यहाँ से और कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, निकलो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, जाओ जाओ। अब वो नई सेक्रेटरी पहले से ज्यादा हैरान हो गई। क्या उसके इस बॉस को बाइपोलर सिंड्रोम था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? उस नई सेक्रेटरी ने अजीब तरह से रोहन को देखा और वहां से भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद फिर से उस रूम का दरवाजा खुला। रोहन ने हुर्रा कर कहा, मैंने कहा ना जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा ही रह गया। जो आदमी वहां खड़ा था वो रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन ने उसे सवाल भरी नजरों से देखा तो उस मैनेजर ने कहा, रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। आहान से रिलेटेड ऐसी क्या बात थी जो रोहन को पता लगने वाली थी? क्या ये आहान और शनाया के अलग होने के बारे में था या फिर और कुछ? जानने के लिए सुनते रहिए। सर, ये आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना, वो एंग्शियस हो गया। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और क्यूरियस होकर कहा, आहान, क्या बात है? जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन को इतना रेस्टलेस होते देखकर उसका मैनेजर भी परेशान हो गया। उस मैनेजर ने, लगता है इस बार रोहन सर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। पता नहीं उस आहान नाम के लड़के से बदला लेने के लिए रोहन सर हम सबको किस नई मुसीबत में डालने वाले हैं। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला, वो कंफ्यूज लगने लगा। रोहन ने अपने आप से ही कहा, क्या स्वयंवर? शनाया गिल का स्वयंवर? कोई इस जमाने में स्वयंवर जैसे आइडिया को कैसे ला सकता है? रोहन को पहले तो शनाया गिल और गिल खानदान के ऐसे अजीब से आइडिया पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर तुरंत वो अपने सेंसेस में वापस लौटा और रोहन ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम तो कह रहे थे कि ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और शनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन के मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट व्यूड आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। उसकी खूबसूरत बीवी का बैकग्राउंड और किस तरह गिल परिवार ने आहान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये आहान तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। क्या सच में इसकी शादी शनाया गिल जैसी सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है। कमीना कहीं का। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब रोहन इस सब के बारे में बात कर रहा था, अचानक से उसे किसी बात का एहसास हुआ। रोहन ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस स्वयंवर के बुलावे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह हान, अब देखते हैं कि तुम मुझे फिर कब अपने एंग्री यंग मैन वाले लुक में मिलते हो। तुम्हारा सारा टशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर कर ही दिया होगा, और अब तुम्हारी बची खुची हवा मैं निकालता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी छीनूंगा। इस सब के बारे में सोचते हुए रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ने घर कर लिया। रोहन ने फिर बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने मैनेजर से कहा, जाओ सेफ से पैसे लेकर आओ। मेरे पास कम से कम 10 करोड़ तो होने ही चाहिए। मैं जाकर उस कमीने की बीवी को खरीदना चाहता हूँ। जब रोहन के मैनेजर ने उसकी ये अजीब सी बात सुनी, वो परेशान हो गया। उस मैनेजर ने
हेल्पलेस होकर मन ही मन में कहा, लगता है कि रोहन सर पागल हो गए हैं कि एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एनीवे, इन्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, तो रोहन सर से गालियां खाने से बेहतर होगा कि मैं चुपचाप इनका कहा मान लूं। ये सोचकर वो मैनेजर वहां से बाहर चला गया। कुछ सोचते हुए रोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने आहान के रौबीले चेहरे को याद करते हुए मन ही मन में कहा, आहान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब कोई और अपनी औरत पर हाथ डालता है तो कैसा लगता है। जहाँ तक मुझे याद है, शनाया गिल और रूपल बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि शनाया गिल और रूपल बहनों की तरह है। लेकिन किसने सोचा होगा कि शनाया गिल का पति वो कंगाल और लो क्लास आहान रूपल के साथ मिलकर शनाया को धोखा दे रहा होगा। बेचारी शनाया गिल। कोई बात नहीं, अब से उसकी किस्मत बदलने वाली है। मुझे शिमला के मोस्ट एलिजिबल बैचलर को रोहन को शनाया में दिलचस्पी होने लगी है और आज रात तो मैं शनाया गिल को अपना बना कर ही रहूंगा। जैसा कि सीमा बुआजी ने उन्हें करने के लिए कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुछ सेविंग को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लैविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। ये स्वयंवर प्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तरह तरह के फूलों की वजह से स्वयंवर के वेन्यू पर एक दिल को छू लेने वाली महक फैली हुई थी। अब तक तो शाम के 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन तरह तरह की लग्जूरियस और महंगी कार्स प्राइड होटल के पार्किंग में खड़ी हो चुकी थी। BMW, ऑडी, जैगुआर, इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस भी प्राइड होटल के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी थी। ये बात जाहिर थी, इन महंगी और ब्रांडेड कार्स के मालिक कोई आम लोग नहीं, शिमला के बड़े और अमीर खानदानों के सेकेंड जनरेशन के एलिजिबल बैचलर्स थे। इनमें से कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने बहुत दिनों पहले ही मिसेस यामिनी गिल को शनाया में इंटरेस्टेड होने के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इशारे भी दे रखे थे। लेकिन क्योंकि तब उन्हें लगा था कि शनाया उस मिडिल क्लास लड़के को शायद कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज जो न्यूज मिसेस यामिनी गिल की तरफ से पूरे शिमला में फैल चुकी थी, उसके बाद वो सारे हाई क्लास परिवार बिना वक्त गवाए यहाँ शनाया के हाई प्रोफाइल स्वयंवर में शामिल होने पहुंच गए थे। रोहन जैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शनाया से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रईस फैमिली और बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, रतन ने उन्हें भी स्वयंवर पर इनवाइट कर लिया था। शनाया गिल का नाम बहुत बड़ा था। एक तो शनाया खुद एक नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी जिसकी बराबरी करना बाकी लड़कियों के बस की बात नहीं थी, और ऊपर से शनाया का नाम हाल ही में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ गया था। तो उस वजह से इन लड़कों के लिए कंपटीशन बड़ा ही टफ होने वाला था। सारे मेहमानों से भरे होटल के अलग अलग हॉल्स में वेटर्स एक दुल्हन खरीदने आए हुए बेवकूफ और बदतमीज लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वैसे तो इन रईस लोगों की चहल पहल भी बहुत हाई क्लास अंदाज में ही सुनाई दे रही थी कि मैनर्स के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे ये शिमला के हाई क्लास लोग असल में एक दूसरे के साथ एक तरह की बचकानी कंपटीशन में ही लगे हुए थे। कोई अपने लुक्स फ्लॉन्ट कर रहा था तो किसी को अपने पैसे पर घमंड था। कुछ लोगों का बड़कपन उनका सोशल स्टेटस और पॉपुलैरिटी के दम पर था, तो कोई इस बात का दिखावा कर रहा था कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए थे। अगर वो सब इतने ही वेल एजुकेटेड होते तो पैसे के बदले में लड़की खरीदना ना आए होते। उन सब के ऊपर के फ्लोर के हॉल में सीमा बुआजी और रतन खड़े सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, तो दोनों के दोनों माँ बेटी की खुशी भूली नहीं समा रही थी। उन्हें अपने इस क्रिएटिव आइडिया पर बड़ा नाज हो रहा था। सीमा बुआजी ने अपने बेटे से धीमी आवाज में कहा, रतन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर रतन ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का ही काम है। जब सीमा बुआजी ने अपने बेटे की कही ये बात सुनी तो उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वैसे रतन, भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को ये आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में शनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। सीमा बुआजी ने लालच भरी आंखों से कहा। ये सुनते ही दोनों माँ बेटे अजीब से दबी हुई हंसी हंसने लगे। उन दोनों के पास ही खड़ी मिसेस यामिनी गिल को ये सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस यामिनी गिल पैनिक करने लगी।
इस बारे में सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात भी कल के अखबार में छपने वाली है? भले ही सीमा दीदी ने मुझसे ये सब कराया है, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पहले ही ये बात मैंने पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चलेगा कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं ये सब क्या कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी शामत आ जाएगी। अगले ही पल मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननन और उसके बेटे को हंसते हुए देखा। उन दोनों के इस रवैये को देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसते हुए मन ही मन में कहा, क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और मेरी शनाया ने। यहाँ पर बस इन सब के बारे में सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है, और सीमा दीदी और उनका ये टपोरी लड़का मेरी बेटी की बर्बादी का सोचकर खुशियां मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी न रखती, तो मैं इनके और इनके बेटे के लालच को अपनी शनाया के फ्यूचर से खेलने ना देती। मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर तक ऊपर से इस नजारे को देखने के बाद सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन से बोली, रतन, तुमने इन सबको देख लिया है अपने दोस्तों के साथ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी हम शनाया के लिए जिस लड़के को चुनेंगे वो ही लड़का जिंदगी भर के लिए हमें पैसा खिलाने वाला है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही बात को मानते हुए रतन तुरंत वहाँ से नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चालाक और लालची ननन की कही ये बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नजर आ रहे थे। बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे, जिनकी पहले कई सारी शादियां हो चुकी थी। ये दोनों माँ बेटे अपने मतलब और पैसे के लालच के लिए शनाया को किसी से भी शादी करने देने वाले थे। मिसेस यामिनी गिल चिढ़कर सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें कुछ याद आता है। मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी किसी भी गुस्से भरी बात का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, और वैसे अब चाहे कोई भी मिले, ये बात तो जाहिर है कि उस आहान से तो कई गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने इस सब के बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा और अपना गुस्सा दबाते हुए खामोशी के साथ खड़ी हो गई। आखिरकार पूरी बाजी लगाने के बाद अब मिसेस यामिनी गिल पीछे नहीं हट सकती थी, या फिर ऐसा कहा जा सकता था कि सीमा बुआ जी उन्हें पीछे हटने ही नहीं देने वाली थी। कुछ देर के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी नीचे उतरे। तब तक वहाँ आए सभी मेहमानों ने सीमा बुआ जी स्वयंवर के लिए काफी एक्साइटेड लग रही थी। आफ्टर ऑल ये सब का सब उनका किया धरा जो था, और वो भी बिना किसी रुकावट के इस मोड़ तक आ गया था, इसलिए सीमा बुआ जी बहुत खुश लग रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि मिसेस यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी कोहनी से अपनी भाभी को हल्के से धक्का दिया और होंठ दबा के मुस्कुराते हुए बोली, भाभी जरा स्माइल करिए, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है, हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे, हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी तो हामी भरते हुए एक छोटी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने बात शुरू करते हुए कहा, स्वागत है आप सबका। आप सब जानते ही हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गवाए बिना हम आप सबको जानना चाहेंगे, क्यों ना आप सब एक एक करके सबको अपने बारे में बताएं। सीमा बुआ जी की बात जैसे ही खत्म हुई, किसी मिडिल एज्ड आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस यामिनी गिल क्या कहेंगी? क्या शनाया वहाँ आने वाली थी? इस स्वयंवर में आगे क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे ही सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने ये सवाल सुना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिसेस यामिनी गिल की तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्कान के साथ सीमा बुआ जी की तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल लगते हुए धीमी आवाज में बोली, सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए। मेरा तो सर घूम रहा है, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सीमा बुआ जी को झूठ बोलने में और बहाने बनाकर अपना काम निकलवाने में महारत हासिल थी। उन्होंने फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसने ये सवाल किया था। उस आदमी का नाम अशोक बेदी था। ये आदमी 40 से 50 साल के बीच की उम्र का था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग नाम से जाना जाता था। वो करोड़ों का मालिक था। अशोक बेदी की पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी और ऐसा सुनने में आया था कि उसकी तीनों बीवियों ने उसे छोड़ दिया था। सीमा बुआ जी ने फिर थोड़ा अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, मुझे नहीं लगता कि इस मोटे और अधेड़ उम्र के अशोक बेदी को शनाया के बिजनेस स्किल्स में इंटरेस्ट होगा। ये जरूर यहाँ पर शनाया की खूबसूरती की वजह से ही आया है। इस बारे में सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बेदी, हमारी शनाया ऐसे मौकों पर बहुत शर्मा जाती है। आज उसने कहा कि वो अकेली बैठकर इस पूरे फंक्शन को देखना चाहती है। वो जिससे भी शादी करने के लिए मान जाएगी, वो रोज शनाया
शनाया को देख सकता है? सीमा बुआ जी का जवाब बहुत कुछ कह रहा था। उनकी बात का मतलब साफ था, जो भी कोई ज्यादा पैसे देगा शनाया को ले जा सकता था। जब सभी मेहमानों ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में एक तरह की कंपटीशन उतर आई। किसी को शनाया की खूबसूरती के लिए तो किसी को उसके बिजनेस स्किल्स के लिए शनाया को हासिल करना था। जब अशोक बेदी को उसका जवाब मिल गया तो नेचुरली उसके दिमाग में एक और सवाल पैदा हो गया। उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मिसेस गिल, मेरे सुनने में तो ये बात आई है कि मिस शनाया घर छोड़कर जा चुकी। आप दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ था। वो इतनी नाराज थी कि उन्होंने तो गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। जब अशोक बेदी ने अपनी ये बात कही, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। अब सारे मेहमान इनसिक्योर होने लगे। उन्होंने एक एक करके सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल से सवाल करना शुरू किया। अगर मिस शनाया ने आने से मना कर दिया तो? किसी और ने सवाल करते हुए कहा, क्या आप हम सबको इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि मिस शनाया हम में से किसी एक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी? तो किसी दूसरे ने सवाल किया, कहीं इस स्वयंवर की वजह से हम सब किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे ना? साफ साफ कहिए मिसेस गिल, एटलीस्ट मिस शनाया को इस स्वयंवर के बारे में पता भी है? अब ये सारे सवाल सुनकर मिसेस यामिनी गिल को सच में चक्कर आने लगे थे। उन्होंने पैनिक करते हुए अपना सर पकड़ लिया। पूरे होटल में अब इतने सारे सवालों की वजह से शोर मच रहा था। इस तमाशे को देखकर सीमा बुआ जी गुस्से से अशोक बेदी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी को मन ही मन में कोसते हुए कहा, इस बेवकूफ आदमी को कुछ ज्यादा ही पता है। क्या ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? एक बार ये स्वयंवर सही से हो जाए तो मैं रतन को कहकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। सीमा बुआ जी जब अपने आप से ही बात कर रही थी, किसी ने एक सवाल किया। ये सवाल एक बार फिर से अशोक बेदी ने किया था। उन्होंने दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस शनाया ने अपने उस निकम्मे घर जमाई पति के साथ ही रहने का फैसला कर लिया? क्या मिस शनाया और वो कंगाल भिखारी आहान एक साथ रह रहे हैं? अशोक बेदी के इस सवाल से अब पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। सभी के एक्सप्रेशंस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उन सभी को अशोक बेदी की बात पर यकीन हो गया था। अब सीमा बुआ जी थोड़ी परेशान होने लगी थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होकर अपनी भाभी की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ये देखकर पैनिक करने लगी कि मिसेस यामिनी गिल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो खामोशी से सबको ये कह रही थी कि सच में शनाया अब आहान के साथ रह रही थी। अगर यामिनी भाभी ऐसे ही रिएक्ट करती रही तो मुझे डर है कि मेरी मेहनत से बनाए हुए पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये सारे अकल के अंधे मेरे ही नसीब में क्यों भेजे हैं? सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की तरफ देखकर कहा। वो भाभी जो इस वक्त ऐसे नजर आ रही थी मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। सीमा बुआ जी ने उन्हें देखा तो मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करना शुरू कर दिया और अपनी ननद से बोली, सीमा दीदी, क्या सबको पता चल गया है? अब क्या होगा? मिसेस यामिनी गिल के इस सवाल से पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। उनकी कही इस बात को सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान दंग रह गया था। क्या मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी मिलकर उन सबको बेवकूफ बना रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। एक पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनकी बेवकूफ यामिनी भाभी ने सबके सामने की क्या कह दिया था? अब तो ना ही बस ये सारे के सारे रईस लोग मिलकर सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की बेइज्जती करने वाले थे, लेकिन इस बात का आनंद गिल को पता लगने के बाद हो सकता था कि सीमा बुआ जी और रतन को जेल भी जाना पड़ सकता था। और सारे खेल का पता लगने पर शनाया और आहान मिलकर क्या करते, इस बात का सीमा बुआ जी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अगले ही पल, इससे पहले कि अशोक बेदी और बाकी सब कुछ कह पाते, सीमा बुआ जी ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ भाभी, सबको सच का पता लग गया है। सभी जान चुके हैं कि शनाया घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ रहने चली गई है। सीमा बुआ जी ने भी अपनी भाभी मिसेस यामिनी गिल की बात पर हामी भर दी। अब जब सबको एक और बार कंफर्मेशन मिल गया था तो वो सब बहुत नाराज लगने लगे। अशोक बेदी ने डिसअपॉइंटेड लगते हुए मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और बोले, अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया? खामखा यहाँ आकर हम सबका मूड खराब हो गया। अगर मिस शनाया शादी करना ही नहीं चाहती थी तो इतने बड़े ताम झाम की क्या जरूरत थी? अशोक बेदी की बात पर बाकी सब भी हामी भरने लगे। ये सब सुनकर मिसेस यामिनी रोने लगी। अब तो सीमा बुआ जी भी ऐसे नजर आने लगी थी मानो वो हार मान चुकी थी। सभी के सवालों का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने उदासी भरे अंदाज में कहा, क्योंकि ये एक माँ की इच्छा है मिस्टर बेदी। एक माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को, उसकी फूल जैसी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अब तक हर दिन दुख और बेइज्जती सहने के बाद उस बेटी को आगे कभी रोना ना पड़े। वो बेटी कभी अपनी बुरी किस्मत की वजह से हार न जाए। सीमा बुआ जी की कही इस बात को सुनकर अब सभी हैरान रह गए। उन सबको बहुत अजीब सा दर्द फील हुआ। वो सब इमोशनल महसूस करने लगे और असल हैरानी की बात तो ये थी कि उन सब में मिसेस यामिनी गिल भी शामिल थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये सब क्या कह रही है? फूल जैसी बेटी, माँ का प्यार, क्या सीमा दीदी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब भी आगे जानना चाहते थे। अशोक बेदी ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही?
ऐसा क्या हुआ था कि मिस शनाया झगड़ा करके घर से चली गई? ये सवाल पूछा तो अशोक बेदी ने था, मगर जवाब तो हर कोई जानना चाहता था। यहाँ तक कि मिसेस यामिनी गिल भी ये जानना चाहती थी कि उनकी ये चालाक और लालची ननद अब क्या बहाना बनाने वाली थी। सीमा बुआ जी का इरादा कामयाब हुआ था। वो सभी को क्यूरियस होते हुए देखना चाहती थी और वैसा ही हुआ। आगे सीमा बुआ जी ने इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, जब हमने उस निकम्मे दामाद को घर से निकालने का फैसला किया, शनाया बहुत दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी भी इस शादी में खुश नहीं थी, लेकिन वो किसी को ऐसे धक्के मारकर निकालने वाली लड़की नहीं है। फिर भी हमने आहान को शनाया की जिंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस यामिनी गिल ने शनाया से कहा कि हम उसके लिए अच्छा पति ढूंढ देंगे, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? अपना ये सवाल पूछते हुए सीमा बुआ जी ने हर किसी की तरफ आंखों में सवाल लेकर देखा, जैसा कि वो चाहती थी। किसी की आंखों में जवाब तो नहीं था, लेकिन सभी की आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी। सीमा बुआ जी ने फिर रोना शुरू कर दिया और बोली, क्योंकि हमारी फूल जैसी बच्ची अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची ही नहीं है। इस पॉइंट पर वहां मौजूद हर कोई शनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखों में शनाया और उसकी मॉम मिसेस यामिनी गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। फाइनली सीमा बुआ जी एक बार फिर से पूरी बाजी को अपने हाथ में ले चुकी थी। अपनी आंखों में झलक रही कामयाबी की शातिर मुस्कान को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपने सामने खड़ी इस औरत से बहुत डर लग रहा था। क्या ये सीमा इतनी चालाक औरत है? यहाँ के यहाँ इतने सारे लोगों के सामने झूठ कहते हुए इसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उल्टा इस तरह बात कर रही थी कि मुझे भी एक पल के लिए इन सब पर यकीन हो जाए। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से कहा, अगर खुद मिसेस यामिनी गिल की ये हालत हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि अशोक बेदी से लेकर वहां मौजूद हर किसी को सीमा बुआ जी की बातों पर यकीन हो गया था। वो सब शांति से अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ये देखकर सीमा बुआ जी की जान में जान आई। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, आपको मुझे ज्यादा कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े 420 करने वाले डकैत को भी बेवकूफ बना दूं। आप बस मेरी इतनी मदद करना कि किसी मुसीबत को यहाँ आने मत देना। मेरे बनाए हुए इस प्लान को मैं किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। फाइनली सीमा बुआ जी ने बिगड़ी हुई हर बात को सही कर दिया था। अब तो खुद शनाया भी यहाँ आ जाती तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल को सहारा देकर बैठने को कहा और आगे सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी शनाया किस दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं और मेरी भाभी मिलकर शनाया के लिए काबिल पति ढूंढना चाहते हैं। तो फिर अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो हम स्वयंवर की शुरुआत करते हैं। सीमा बुआ जी की बात खत्म होते ही एक आदमी ने कहा, मैं 50 लाख की कीमत देकर मिस शनाया को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। 50 लाख सुनकर सीमा बुआ जी का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, 80 लाख। ये किसकी आवाज थी? अब आगे इस स्वयंवर में और क्या क्या होने वाला था? क्या ये स्वयंवर किसी नीलामी में बदलता जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।